RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 के पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और विभव के 6 न्यूमेरिकल अभ्यास के प्रश्न जो हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1.7 लेकर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या दिया है एक बार उसको देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, जिसके ए पार्ट में कहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, अचानक नहीं टूट सकती। ऐसा क्यों होता है? इसी प्रकार से बी पार्ट में दिया गया है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। क्या कारण है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। 7वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, जो आवेश के द्वारा वैद्युत बल रेखाएं बनाई गई हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन होती हैं, कर्व होती हैं। ऐसी नहीं जो जंप होता है, उनका जो ट्रांसफर होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी भी अचानक एकदम से नहीं मुड़ती, बल्कि इस प्रकार से एक वक्राकार अवस्था में होती हैं। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। भाई जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लस से निकलकर ये माइनस की ओर जाती हैं, तो इस प्रकार से सीधी रेखा के रूप में एक निश्चित सतत वक्र के रूप में, लगातार वक्र के रूप में जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि ऐसे आई और फिर ऐसे चली गई, ऐसे आई या ऐसे चली गई, एकदम से उनमें अचानक मोड़ नहीं आता। तो उसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण सीधा यही है कि इसको चेक भी किया जा सकता है, जांच की जा सकती है कि जब भी किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को गतिशील कराया जाता है, आवेश की गति कराई जाती है, तो उसका जो पाथ होता है वो भी लगातार इस प्रकार से होता है। वृत्ताकार स्थिति में इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर गति कराते हैं, अब उसके लगातार गति का, इस वृत्तीय गति का कारण क्या है? तो किसी भी आवेशित वस्तु को जब वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है तो उस पर एक नियत सतत बल कार्य करता है, लगातार बल कार्य करता है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं भी एक निश्चित सतत वक्र के रूप में ही उपस्थित होती हैं। उनमें अचानक यानी असतत वक्र उपस्थित नहीं होता है। ये तो हम इस पहले पॉइंट का आंसर दे सकते हैं। फिर दूसरे बिंदु में एक बात और कही है कि जो ये बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। वैसे तो इसका आंसर हमने थ्योरी में भी दे दिया था कि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो फिर हम इस वैद्युत बल रेखाओं पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये बल रेखाएं हैं इन पर खींची गई स्पर्श रेखा बल की दिशा को निरूपित करती है, और अगर ये एक दूसरे को कहीं काट रही होंगी तो फिर इन पर बल की दो दिशाएं हो जाएंगी। एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं, दो भिन्न दिशाएं होना असंभव होता है। तो इसी आधार पर यह कहा जाता है या कहा जा सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर, एक ही क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट थे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सतत वक्राकार होती हैं, अचानक उनमें परिवर्तन नहीं पाया जाता, और दूसरा वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो आप इस प्रकार से अपनी कॉपी में इनके उत्तर लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए अब इसके पश्चात हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 1.8 को देख लेते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1.8 में कहा गया है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम और क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इसमें भी 2 पार्ट दे दिए गए। पहले पार्ट में कहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, और बी पार्ट में कहा गया है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं, इन पार्ट को सोल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन 8 को अगर एक चित्र के द्वारा हम समझें तो हमें यहाँ पर 2 बिंदु दिए हुए हैं ए और बी।
जिन पर हमारे दो आवेश +3 माइक्रोकूलाम यहाँ पर रखा हुआ है और -3 माइक्रोकूलाम यहाँ पर रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि इनके मध्य बिंदु पर, मान के चलिए मध्य बिंदु O है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु A द्वारा O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 मान के चल लीजिए इसको, वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर E1 का मान निकालेंगे। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹। आवेश क्यों, जब A द्वारा निकालते हैं तो 3 माइक्रोकूलाम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 और अपोन क्षेत्र की तीव्रता में r² होता है। अब यहाँ r 20 नहीं, हमें O पर निकालना है, तो अब की बार ये लेना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए अपॉन 100 करके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.1 के रेस्पेक्ट में इसको ले सकते हैं, स्क्वायर होते ही आपका 0.1 ये आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, उस आधार पर आप इसको कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा आपका, और 27 × 10⁻9 और 2 11 ये हो गया, और 5 10⁵5 यानी 2.7 × 10⁻6 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो फिलहाल इतना यहाँ पर इतना ही रखिए, आगे हम पॉइंट में जब बदलना होगा बाद में देख लेंगे। तो ये वैल्यू आपकी आ गई न्यूटन प्रति कूलाम के रूप में। तो अब यहाँ पर इसमें हमारी दिशा और देखनी पड़ेगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। तो इसकी दिशा देखिए, ये प्लस का, और जहां पर हम तीव्रता निकालते हैं वहां हमें एक टेस्ट चार्ज जो है परीक्षण आवेश, वो हम प्लस का मान लेते हैं। तो यहाँ इस आवेश से प्लस में दूर की ओर यानी O से B की ओर है, तो यहाँ पर लिख देंगे O से B की ओर, इस प्रकार से लिख दिया हमने। अब इसी प्रकार से अब बिंदु B द्वारा O पर उत्पन्न तीव्रता E2 का मान निकाल लेंगे, 1/4πε0 गुणा Q1 यानी 3 × 10⁻⁻6, अब की बार Q ये ले लिया जाएगा, और अपॉन 0.1 इंटू 0.1, फिर वही वैल्यू सेम टू सेम आपकी यही E2 का मान भी सेम ही आ जाएगा 27×10⁵ न्यूटन पर कूलाम। लेकिन अब इसकी दिशा देखिए किस ओर आएगी, दिशा जो है वो ये माइनस का है, तो अब माइनस की ओर को हो जाएगी, यानी अब की बार भी O से B की ही ओर आएगी। हमारी E1 इस दिशा में है, E2 भी इस दिशा में है, तो अब एक लाइन आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। चूंकि दोनों तीव्रताओं की दिशा समान है, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 + E2, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। अगर विपरीत दिशा होती तो बड़े में से छोटे को घटाना पड़ता। अब ये भी 27 है, ये भी 27, तो 27 दूनी 54, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हो जाएगा 5.4 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पर 10⁻5 आया हुआ है, ये 27 था, मैंने यहाँ पर 5.4 कर दिया, 10⁻1 उसमें यहाँ पर बढ़ा दी। तो इस प्रकार से हम इसको लेकर चल सकते हैं। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अभी इसमें सेकंड पार्ट और दिया हुआ है। इसमें जो सेकंड पार्ट में कहा गया है कि यदि इस बिंदु पर 1.5 × 10⁻9 कूलाम का कोई आवेश रख दिया जाए इस बिंदु पर, तो इस पर कितना बल लगेगा ये भी ज्ञात करना है। अब इस पर परिणामी बल निकालने के आपके दो तरीके हैं। एक तरीका तो जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि पहले Q1 और Q2 के बीच F1 निकालिए, फिर इसको Q1 इसको Q2 मान के F2 निकालिए, और फिर परिणामी ये प्लस का और ये माइनस का रखा गया है, तो इनके बीच में आकर्षण बल, ये माइनस और ये माइनस, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल F2 इस तरफ को आएगा, आकर्षण बल F1 इस तरफ को, दोनों की दिशा एक होगी तो जुड़ जाएंगे। एक तरीका तो आपका होता है ये। एक दूसरा तरीका और हो सकता है, आप लोगों ने पढ़ा है चूंकि परिणामी तीव्रता E = होता है F/Q0 परीक्षण आवेश के रूप में। यहाँ पर ये हमारे दोनों के दोनों Q के रूप में लेकर चल रहे हैं, इसको Q0 मान लें, तो यहाँ पर F बराबर हो जाएगा E × Q0, और Q0 का मान आपका आया है 1.5 × 10⁻9 कूलाम, और E का मान अभी आप लोगों ने निकाला था 5.4 × 10⁻6 न्यूटन प्रति
कूलाम के रूप में। तो जैसे ही अब हम F का मान निकालते हैं तो F बराबर हो जाएगा E गुना क्यू 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी F इक्वल टू हो जाएगा 5.4 गुना 1.5 गुना, अब 10 की घात -9 और 10 की घात 6, यहाँ पर ये आ जाएगा 10 की पावर -3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 8.1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर -3 न्यूटन। एक बार आप भी कैलकुलेशन वगैरह करके देख लेना इसका आंसर कितना आता है। तो कैलकुलेशंस की बजाय आप लोग जो मेथड है क्वेश्चन करने का उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में आपकी वैल्यूज बदल कर आ सकती हैं, वहां पर आपको आंसर मैच करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एक बार चेक कर लेना, आंसर वैसे सही है, यही आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। अब इसके पश्चात एक बात और है, बल आपका एक सदिश राशि होता है, तो बल की दिशा किस ओर होगी वो आप चित्र से देख सकते हैं। पहले ही हमने बता दिया था कि बल की दिशा जो होती है वो O से A की ओर को होगी। तो आपको इस बल की दिशा का मान भी लिखना होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं O से A की ओर। तो जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा को अगर लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। अगर परिभाषा में क्वेश्चन में ही आपको पूछा, यदि क्वेश्चन में ही आपको पूछा हुआ है कि उसकी दिशा क्या होगी तो फिर तो लिखना जरूरी हो ही जाता है, मस्ट हो जाता है। लेकिन अगर दिशा नहीं पूछी हुई है तो भी अगर आप दिशा लिख देंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव देखने वाले पर पड़ेगा कि हाँ आपको इसकी जानकारी भी है। आइए चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1.9 को, उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1.9 में कहा है कि किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुना 10 की घात -7 कूलाम तथा QB बराबर -2.5 गुना 10 की घात -7 कूलाम क्रम से दो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं 0, 0, -15 सेंटीमीटर तथा बिंदु B निर्देशांक हैं 0, 0 और +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? आइए इसकी गणना करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम चित्र के अनुसार समझने की कोशिश करें तो आप लोगों ने 3 एक्सिस पढ़े होंगे, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। इस प्रकार से 3 एक्सिस दिए हुए हैं, 3 होते हैं एक्सिस, और इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं वो 0, 0 और 15 और 0, 0 और -15 दिया हुआ है। यानी यहाँ मूल बिंदु से जो आपका ओरिजिन है उससे एक बार तो प्लस की ओर को मान के चलिए, ये बिंदु हो गया आपका A और ये बिंदु हो गया आपका B, जो कि x का 0, y का 0 यानी सीधे z अक्ष पर उपस्थित है। तो इसमें मूल बिंदु से ये जो दूरी हो गई ये आपकी 15 इकाई हो गई, 15 यूनिट इसको लिया जा सकता है, 15 यूनिट आपकी ये, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 30 यूनिट है। अब यहाँ पर हम प्लस और माइनस नहीं लेंगे, केवल इनका अंकिक मान लिया हुआ है 15। अब यहाँ पर जो आवेश रखा गया है उसका मान है 2.5 गुना 10 की घात -7 कूलाम। एक तरफ प्लस का रखा हुआ है, एक तरफ माइनस का 2.5 गुना 10 की घात -7 कूलाम रखा हुआ है। तो यानी एक द्विध्रुव बन गया, डाइपोल बन गया। अब इसमें पूछा गया है कि परिणामी आवेश, कुल आवेश। भाई ये तो पूछने की बात नहीं होती, जब एक प्लस का और एक माइनस का है, दोनों का मान बराबर है तो परिणामी तो 0 हो ही जाएगा। तो आप टोटल Q निकाल सकते हो, Q पॉजिटिव प्लस Q नेगेटिव, दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल तो आ जाएगा 0। अब इसका डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछा गया है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है Q गुना 2L के बराबर, यानी एक आवेश और उनके बीच की टोटल दूरी, या फिर आप ये केवल इस L को लेकर चल सकते हैं। और Q का मान है 2.5 गुना 10 की घात -7 गुना 2 और L का मान हो गया 15.15, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ होगा, यहाँ पर यूनिट के रूप में दिया जाता है, जनरली हम इसको सेंटीमीटर में मान लेते हैं। तो ये आपका हो गया 15.15 मीटर के बराबर। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन अगर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ जाएगा 7.5 गुना 10 की घात -8 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लेकर चल सकते हैं, और जो मात्रक होगा इसका वो आ जाएगा कूलाम मीटर में। अब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा जनरली माइनस से प्लस की ओर मानी जाती है। तो यहाँ माइनस हमने B पर लिया हुआ है, प्लस हमने A पर लिया हुआ है। इनको उल्टा भी लिया जा सकता था, यहाँ हम माइनस ले सकते थे, यहाँ प्लस, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन है दोनों के दोनों z अक्ष पर। तो यहाँ पर हम दिशा लिख सकते हैं z अक्ष के सापेक्ष B से A की ओर। इसकी दिशा हो जाएगी z अक्ष के सापेक्ष B से
ए की ओर। तो इस प्रकार से जो भी आपकी सदिश राशि के क्वेश्चंस आते हैं उनमें दिशा का निर्धारण जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में फिर से हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन प्रस्तुत कर दिए। तो हर एक वीडियो में लगभग हम आपके सामने इसी प्रकार से क्वेश्चंस की संख्या लगातार परिवर्तित करके प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे भी जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें कम क्वेश्चन हो जाते हैं, छोटे क्वेश्चन होने पर प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझाए गए क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके अंदर अगर ये क्वालिटी है कि आप क्वेश्चन पूछने से शर्माते नहीं हैं, तो मेरा कहा मानिए कि आप जरूर जरूर जिंदगी में अपनी कामयाब होंगे अगर आप पूछने में नहीं शर्माते। आप किसी से पूछ सकते हैं, आपसे छोटा हो आपसे बड़ा हो, पूछने में नहीं शर्माना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने में नहीं शर्माना चाहिए। तो चलिए अगली वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।